अगर आपको लग रहा है कि सर ने क्वेश्चन में कुछ मिस कर दिया, अगर आपको लग रहा है कि ये तो बेहद सिंपल क्वेश्चन है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन मुझे नहीं पता है, मैंने एक रैंडमली मान लिया कि चलो 30 डिग्री के एंगल पे है। उस केस में ग्राउंड फ्रेम में जो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में होगी। पर आप वीडियो को बार बार देखिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे बच्चे। Hello students, welcome back to this channel. Today we will discuss a problem in center of mass reference frame. This one problem is going to clarify many doubts related to center of mass reference frame. तो पूरे क्वेश्चन को ठीक से समझिए और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से रिलेटेड अपने तमाम डाउट्स को आप दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m विच इज इनिशियली एट रेस्ट। इट इज फ्री टू मूव बट इट इज एट रेस्ट। देयर इज अनदर पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M. It is traveling with some velocity and it collides with this particle. This particle is initially at rest. There is another particle having mass capital M. It is moving and it hits this particular particle. Now the question says that collision is elastic and it is given that capital M is greater than small m. Mass of this particle is greater than mass of this particle. Now you have to find the maximum possible deflection angle of mass capital M. Like after hitting this small m mass, if this particle goes like this, so deflection angle simply means the angle between direction of final motion and initial motion. Initially it was traveling along this line, and if after collision it is going this way, then angle between the final velocity direction and initial velocity direction is the deflection angle, and we have to find the maximum value of this deflection angle. Students, अगर आपको लग रहा है कि सर ने क्वेश्चन में कुछ मिस कर दिया, अगर आपको लग रहा है कि ये तो बेहद सिंपल क्वेश्चन है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल इज 180 डिग्री। अगर आप सोच रहे हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल 180 डिग्री ही होगा बिकॉज व्हेन दिस पार्टिकल हिट्स दिस वन, दिस मे कम बैक। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन, द पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M कैन जस्ट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें कुछ मोशन आएगा बट ये इधर डिफ्लेक्ट हो सकता है, and the maximum deflection angle is 180 degree. If you are thinking like this, then it is wrong. It is wrong because if this particle is heavier particle, had it been lighter particle, then this would have been possible. अगर इसका मास इससे कम होता तो ये संभव था, लेकिन अगर इस पार्टिकल का मास इससे ज्यादा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होने से मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों चीजें एक साथ वैलिड नहीं रह सकती। ऐसे आप चाहें तो कुछ सिंपल से कैलकुलेशन करके खुद को दिखा सकते हैं कि अगर ये पार्टिकल थोड़ी सी भी वेलोसिटी से उल्टे डायरेक्शन में अगर चला तो फिर एनर्जी और मोमेंटम एक साथ कंजर्व हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। आप थोड़ा सा सोचेंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज एक मिनट के लिए ऐसा सोचो, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं कि ये कोलिजन के बाद ये रेस्ट में आ गया। लेट अस इमेजिन कि ये रेस्ट में आ गया, इसका पूरा मोमेंटम इसको मिल गया। इसका मोमेंटम अगर P था तो इसका भी मोमेंटम कोलिजन के बाद P है, अगर मान ले कि ये रेस्ट में आ गया। टू प्रिजर्व मोमेंटम, टू कंजर्व मोमेंटम। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये p²/2m है और ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले p²/2 कैपिटल M है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि कोलिजन के बाद मान लेते हैं पार्टिकल रेस्ट में आ गया। उस केस में पूरा मोमेंटम जो कैपिटल M के पास था कोलिजन के बाद इसके पास है, तो मोमेंटम P है मान लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज दिस मच, बिफोर कोलिजन इट इज दिस मच। काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई बिकॉज स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल M। काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, तो ये भी नहीं हो सकता कि ये पार्टिकल कोलिजन के बाद रेस्ट में आ जाए। ये अगर रेस्ट में आ गया तब तो सर्टेनली फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल।
उसके बाद अब तो पूरी बात हो गई, मैं एक हिंट क्या दे रहा हूं, मैं अब पूरा आंसर ही बोल दे रहा हूं। अगर ये पार्टिकल रिवर्स हो गया, इसके पास थोड़ा भी मोमेंटम, 1 मिनट के लिए मान ले कि इसके पास एक मोमेंटम है डेल्टा पी रिवर्स डायरेक्शन में, फिर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए जरूरी है कि इस पार्टिकल का मोमेंटम इधर p प्लस डेल्टा पी हो, देन ओनली रिजल्टेंट मोमेंटम विल बी p। इस पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अगर p है, तो कोलिजन के बाद भी सिस्टम का मोमेंटम p होना चाहिए। अगर हम मान लें कि ये डेल्टा p मोमेंटम से रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगा, तो इसका मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में p प्लस डेल्टा पी हो गया। दैट मीन्स इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इससे भी ज्यादा हो गई, उसके साथ इसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो ये दोनों मिलके तो इससे बहुत ही ज्यादा हो गए। तो ये संभव ही नहीं है, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल कि जो भारी पार्टिकल है उसमें डिफ्लेक्शन 180 डिग्री का हो जाए, ये संभव नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो आंसर इज नॉट 180 डिग्री। तो आंसर क्या है, इस तक जाने के लिए ऑफकोर्स हम इसको रेगुलर मेथड से, आई मीन विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम यूज करने से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। या आप ऐसा समझ लो कि सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में पहले समझेंगे क्या हो रहा है, वापस ग्राउंड फ्रेम में आएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। कॉन्सेप्चुअली आप बहुत कुछ सीखोगे, ध्यान देना। सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम जीरो मोमेंटम फ्रेम भी कहलाता है। अगर आप किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में बैठे हुए ऑब्जर्वर हो, तो आपको सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो ही दिखेगा, राइट। इनिशियली जब ये पार्टिकल कोलाइड नहीं किया है, मान लेते इसकी वेलोसिटी u है और ये तो रेस्ट में है, तो इनिशियली सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो mu बाई m प्लस m है, ठीक बात। सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है विच इज ट्रैवलिंग विद दिस वेलोसिटी। अब एक ऑब्जर्वर इमेजिन करें जो इसी वेलोसिटी से चल रहा है। एक ऑब्जर्वर है जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चल रहा है, हम कहते हैं ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में है। उस ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल की वेलोसिटी u नहीं दिखती, उस ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो भी नहीं दिखती। कोलिजन के पहले की बात कर रहा हूं। 1 मिनट मान लें कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चलने वाली एक गाड़ी है आपके पास, उसमें आप बैठे हो, आपको इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में vcm दिखाई देती है, आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी u माइनस vcm दिखाई देती है। वेलोसिटी ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस इज u माइनस vcm। तो नेचुरली अगर आप सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में हो, तो आपको इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी दिखाई देती है। ये बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हो, दोनों की वेलोसिटी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो भाई। इसकी वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी हो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं u1 cm, 1 फॉर दिस पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी वेलोसिटी अगर लिखनी हो तो मैं लिखूंगा u माइनस vcm, u माइनस दिस, सो दिस विल बी mu बाई m प्लस m, ठीक। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी वेलोसिटी अगर देखनी है, वो तो ऑब्वियस है, इस डायरेक्शन में vcm, vcm मतलब इतना, राइट। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर सिस्टम का मोमेंटम देखेंगे तो ऑफकोर्स जीरो आ जाएगा। इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम वेक्टर एडिशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इतना सोचने की जरूरत है नहीं इस पॉइंट में एक्चुअली, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर एनी सिस्टम इज डिफाइंड लाइक दिस, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो टोटल मास को अगर हम इधर ले आए तो टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। अगर मैं खुद वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में बैठा हूं, मैं खुद सेंटर ऑफ मास के साथ चल रहा हूं, तो मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो जीरो ही दिखाई देगी ना। तो ये क्वांटिटी तो जीरो ही है ना, मतलब हर पार्टिकल के मोमेंटम का सम तो जीरो ही है ना। तो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में हमेशा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो ही होता है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे क्विकली चेक भी कर सकते हो। इसका मोमेंटम हो गया कैपिटल M इंटू दिस, उसी तरह इसका मोमेंटम हो गया VCM इंटू मास, उल्टे डायरेक्शन में, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, नेट मोमेंटम इज जीरो। ओके, इंपॉर्टेंट, कोलिजन हुआ,
कोलिजन होने से देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. कोलिजन वाज इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बट देयर वाज नो एक्सटर्नल फोर्स व्हिच एक्टेड ऑन द सिस्टम. सो motion of center of mass will remain unchanged. Even after collision, center of mass will continue to move with this velocity only. Right? Now let us assume that this is the line of motion. ये दोनों पार्टिकल ऐसे थे, ठीक है, ये ऐसे चल रहा था. I am observing this collision in the reference frame of center of mass. मुझे इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिखाई दे रही थी. Now collision has happened. I am not actually knowing in which direction the two particles are traveling after collision. I am not knowing. Collision is not one dimensional collision. It is not head on collision. Actually these are two particles. उनके साइज के बारे में, कुछ साइज शेप के बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको. सो ये टू डायमेंशनल कोलिजन है, ये इस प्लेन में कहीं भी मूव कर रहे हैं ये पार्टिकल. मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर बैठा हूं तो एक बात तय है, एक बात एकदम तय है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम तो जीरो ही है. इसका एक ही मीनिंग निकल के आता है कि इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास द टू पार्टिकल्स will have equal and opposite momentum. I am not sure about their exact direction of motion, but I am very confident about one thing, that total momentum of the system in center of mass reference frame is always going to be zero, before collision, after collision. So I am looking from the point of view of an observer located in the center of mass frame. After collision, it may happen that observer in center of mass frame finds that one of the particles, let us say mass capital M, is traveling in this direction, right? This is capital M mass and it is traveling in this direction with a velocity, let us say v1 cm. v1 cm is velocity of mass capital M, 1 for capital M. v1 cm, velocity of capital M in reference frame of center of mass, and the second particle of small m mass is traveling in this direction with some velocity v2 cm. This is what will happen. The two must have equal and opposite momentum. I also know that m into v1 cm is a small m into v2 cm, so that net momentum is zero. That is pakka. Now, because the collision is elastic, so kinetic energy must also remain conserved. Because the collision is elastic, therefore kinetic energy must also remain conserved. इसका मतलब ये हुआ बच्चा पार्टी, ध्यान से देखना. अगर सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में मैंने देखा था इसकी वेलोसिटी 10, इसकी वेलोसिटी 5, अगर ये सेंटर ऑफ मास में बैठा ऑब्जर्वर है, इसने अगर इसकी वेलोसिटी 10 देखी थी और इसकी 5 कोलिजन के पहले, तो टक्कर के बाद भी उसको स्पीड जो है, दोनों पार्टिकल की स्पीड 10 और 5 ही दिखेगी. फिर से सुनो मेरी बात. दो बातें हैं, दो कंस्ट्रेंट है. एक तो मोमेंटम भी कंजर्व रखना है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रखना है. अब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी मोमेंटम कंजर्व होगा. इनके मोमेंटम सेम होने चाहिए, इनके मोमेंटम सेम होने चाहिए जैसे इन दोनों के मोमेंटम सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम. मैंने गलत लिख दिया ना कुछ, ये भारी है तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर इसकी वेलोसिटी 10 थी, ये हल्का है तो इसकी ज्यादा होगी ना, तब तो मोमेंटम इक्वल अपोजिट होके जीरो होंगे. सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में अगर इसकी वेलोसिटी 10 है तो इसकी 10 से ज्यादा होगी, सो दैट टोटल मोमेंटम इज जीरो. तो मैंने ये एग्जांपल जो लिया था वो थोड़ा गलत ले लिया था, 10-15 ऐसा कुछ. ठीक है, नाउ इट्स फाइन. अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोलिजन के बाद अभी भी मोमेंटम जीरो है, एकदम मोमेंटम जीरो है. इसलिए दोनों इक्वल और ऑपोजिट मोमेंटम से चल रहे हैं, ये सच है. लेकिन अगर अब इसकी वेलोसिटी, स्पीड रादर, 10 से मान लीजिए आपको लगता है बदल के 8 हो गई या 12 हो गई, इसकी स्पीड भी बदल गई, तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन का क्या होगा? मोमेंटम भी कंजर्व रखना है, एनर्जी भी कंजर्व रखना है. मोमेंटम तो जीरो है ही, एनर्जी भी जीरो, एनर्जी भी जो इनिशियल थी वही होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम. ये तभी संभव है जब ये दोनों पार्टिकल अपने ओरिजिनल स्पीड से चलें. इनकी स्पीड जो थी वो 10 थी और 15 थी. ऐसा था कि m into 10 was equal to small m into 15, ऐसा कुछ सिचुएशन था.
ठीक है, अभी भी वही होना चाहिए। ये 10 और 15 अगर बदल गए तो मोमेंटम तो कंजर्व हो जाएगा एक बार, बट काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को भी पहले वाली वैल्यू पे ही रहना है और मोमेंटम को भी कंजर्व रहना है। वो एक ही तरीके से संभव है। वो एक ही तरीके से संभव है कि इसकी स्पीड 10 हो और इसकी स्पीड 15 हो। अगर कन्विंस नहीं हो पा रहे हो तो थोड़ी देर खुद से सोच लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, मैंने क्या बोला। जितने नंबर्स रख सकते हो एटलीस्ट नंबर रख के ट्राई कर सकते हो, इमेजिन करके देख लेना कि अगर मोमेंटम को जीरो रहना है और काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहनी है, होना ही पड़ेगा कि एम मास की जो स्पीड थी वही रहे, स्मॉल एम मास की स्पीड जो थी वही रहे। हम रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास में बैठे हैं, मोमेंटम जीरो होता है इस रेफरेंस फ्रेम में। ये तय हो गया कि इस रेफरेंस फ्रेम में कोलिजन के बाद भी ये जो कैपिटल एम मास है इसकी वेलोसिटी इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, डायरेक्शन नहीं पता है मुझे, पर यह पता है कि इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो टक्कर के पहले जो मैंने देखी थी, अगर 10 देखी थी तो 10 ही मिलेगी। ये नंबर है हमारा भी। ये है वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम मास इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम बिफोर कोलिजन। तो भाई कोलिजन के बाद भी जो कैपिटल एम मास है सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में, उसकी स्पीड इतनी ही दिखेगी। हाँ, डायरेक्शन के बारे में मुझे अभी भरोसा नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। इसका डायरेक्शन ऐसा अगर होगा तो इसका डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगा। मुझे डायरेक्शन के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, पर यह 100% कंफर्मली पता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी स्पीड यही होगी। पक्की बात? कंफर्म? गुड। अब आइए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर मुझे पार्टिकल 1 की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन को लेके मुझे थोड़ा गड़बड़ है, पर ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है, v1 cm इज mu by m प्लस है। ठीक है भाई, फिर से देख लो एक बार, ये वही है जो पहले था कोलिजन के पहले। डायरेक्शन नहीं पता, ठीक। सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में होगी। ग्राउंड फ्रेम में इस कैपिटल एम मास की वेलोसिटी क्या है? ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी को मैं v1 लिख रहा हूं। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि v1 cm में मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को जोड़ देना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मैंने कैपिटल एम मास की वेलोसिटी ये देखी है कोलिजन के बाद, तो कोलिजन के बाद ग्राउंड पे खड़े आदमी को कैपिटल एम मास की वेलोसिटी क्या दिखेगी? आंसर है वेलोसिटी ऑफ वन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं पता है मुझे, इसका डायरेक्शन नहीं पता है मुझे, कोई बात नहीं, मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ट्राई करता हूं। जरा अब जो मैं करने जा रहा हूं इस टेक्निक को ध्यान से देखिएगा, और मुझे लगता है कि और कहीं नहीं तो शायद नाव बोट जब रिवर को क्रॉस कर रही है वैसे किसी क्वेश्चन में आपने ये चीज कहीं ना कहीं किया होगा। नहीं किया है तो मैं ही किसी दिन कराऊंगा, पर अभी ध्यान से देखिए इस तरीके को। लेट अस से दिस इज v1 cm, vcm, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, वेक्टर vcm, ठीक। इस vcm वेक्टर में v1 cm को जोड़ना, व्हाट डज इट मीन? v1 cm वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम मास इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, बातचीत में आसानी के लिए चलो मान लेते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जोड़नी है, लेकिन उस वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं पता है, उसका डायरेक्शन नहीं पता है। तो डिफरेंट डायरेक्शन ट्राई कर लेते हैं। अगर वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल रूल, ये vcm है, इसमें ये 10 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड, ये है v1 cm। मान लेते हैं 1 मिनट की कोलिजन के बाद कैपिटल एम मास इधर जा रहा है, थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो, मान लेते हैं। अगर ऐसा हुआ होगा तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इन ग्राउंड फ्रेम, बेसिकली इन ग्राउंड फ्रेम जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इन दोनों वेक्टर का सम होगी। ये जो वेक्टर मैंने व्हाइट कलर का बनाया है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये v1 cm। आई होप समझ रहे हो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको जोड़ रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन मुझे नहीं पता है,
मैंने एक रैंडमली मान लिया कि चलो 30 डिग्री के एंगल पे है, उस केस में ग्राउंड फ्रेम में जो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन आप बोलोगे कि कैसे पता कि 30 डिग्री पे है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, हो सकता है कि यार 90 डिग्री पे हो सकता है 90 डिग्री पे हो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो सकता है कि किसी ने देखा हो कि ये जो फर्स्ट पार्टिकल है कैपिटल एम मास वाला वो 90 डिग्री पे ऐसे जा रहा है ओरिजिनल डायरेक्शन, हो सकता है। लेकिन इसकी लंबाई मुझे पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है कि ये इतना ही है, लेट अस से 10। अगर ऐसा हुआ होता कि ये पार्टिकल कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इधर जा रहा होता, अगर ऐसा हुआ होता, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखा गया कि कैपिटल एम मास इधर जा रहा, अगर ऐसा हुआ होता तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इधर होती, उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को ऐड करते तो रिजल्टेंट मतलब ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी मिलती उस कैपिटल एम मास की वो ये मिलती। आपको आप पूछोगे कि कैसे पता आपको कि 90 डिग्री के एंगल पे गया? मुझे नहीं पता भाई, एक डिफरेंट डायरेक्शन और ट्राई कर लेता हूं, पता नहीं 120 पे गया हो शायद। सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में हो सकता है कैपिटल एम मास मुझे ऐसे जाता हुआ दिखा हो, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड पता है, ये व्हाइट एरो, ये ग्रीन एरो, ये रेड एरो, सबकी लेंथ सेम है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर सच में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैपिटल एम मास इधर गया है, अगर गया है, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को जोड़ने पे ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी मिली वो ये मिली। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, क्या पढ़ा रहे हो? देखो सुनो, मैं ये पढ़ा रहा हूं, अगर ये बात समझ गए तो कई सवालों को समझ जाओगे। ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये इतना बड़ा एरो बनाया हमने 15 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में कैपिटल एम की वेलोसिटी कोलिजन के बाद देखी गई, मान लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड। तो मैं जैसा कह रहा हूं कि 8 मीटर पर सेकेंड भाई इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इधर 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 भी, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में, मैं सारे डायरेक्शन ट्राई कर रहा हूं। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी इधर थी तो ग्राउंड फ्रेम में ही है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी ये थी तो ग्राउंड फ्रेम में उसकी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी थी तो ग्राउंड फ्रेम में उसकी वेलोसिटी ये थी। बिकॉज ये व्हाइट ग्रीन रेड एरो की लेंथ सेम है तो मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया है जिसका रेडियस v1 cm के इक्वल है, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड। एरो नहीं लगाता हूं, इसकी लेंथ फिक्स्ड है। अब मैं क्या ट्राई कर रहा हूं, डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम। कैपिटल एम की वेलोसिटी के डिफरेंट डायरेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में v1 cm जोड़ा, अगर सच में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो ग्राउंड फ्रेम में ये कैपिटल एम मास ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा कोलिजन के बाद। अगर ऐसा हो रहा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में v1 cm इधर दिखाई दे रहा है तो कोलिजन के बाद ये ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा मुझे ग्राउंड फ्रेम में। तो प्लीज समझिएगा, देखिए ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ये कैपिटल एम का ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब ये एरो बता रहा है कि कोलिजन के बाद कैपिटल एम इधर जा रहा है, ये एरो बता रहा है कि कोलिजन के बाद कैपिटल एम इधर जा रहा है। एक ऐसा इमेजिन करो सिचुएशन जहां पे इसको कनेक्ट करने से ये टेंजेंट है। सुनना मेरी बात, हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि vcm तो फिक्स है, उसमें एक 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वेक्टर है जिसको किसी भी डायरेक्शन में रख के जोड़ो। एक ये अगर सच में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सच दैट कि ये जो रिजल्टेंट वाला वेक्टर है ये इस सेमी सर्कल पे टेंजेंट हो जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इस केस में आप ध्यान से देखिए ये एंगल मैक्सिमम होगा। आप थोड़ा और हिट एंड ट्रायल कीजिए, थोड़ा खुद से सोचिए। तो भाई कहने का मतलब यह हुआ कि ग्राउंड फ्रेम में कैपिटल एम ओरिजिनल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे चल रहा है। इस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैपिटल एम इधर जाता हुआ दिखाई दे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैपिटल एम इधर गया, स्मॉल एम इधर जा रहा है, उतना ही मोमेंटम से। टक्कर के पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी जितनी स्पीड थी उतनी ही स्पीड होनी चाहिए, इसकी जितनी थी उतनी होनी चाहिए, सो दैट एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को जोड़ दिया
सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैपिटल एम की वेलोसिटी जो मिली उसमें। तो ट्रायंगल रूल से ये रिजल्टेंट है। अब आप अगर मान लें कि कैपिटल एम इधर जा रहा है, तो आप खुद से देख सकते हो, अगर कैपिटल एम इधर जा रहा है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये जो एंगल है और छोटा हो जाएगा। दिस इज द केस व्हेन दिस एंगल इज मैक्सिमम। इसी केस में जमीन पे खड़े आदमी को दिखाई देगा कि ये कैपिटल एम मास जो ऐसे जा रहा था, ये सबसे बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ये ऐसा कुछ, मैंने अगर ऐसा डिफ्लेक्ट हुआ तो अभी हमारा जो डायग्राम है उसमें मैंने थोड़ा गंदा बना दिया, आई एम सो सॉरी। अभी हमारा जो डायग्राम है उसमें हम ये देख रहे हैं कि कैपिटल एम मास अगर ऐसे जा रहा था कोलिजन के पहले, तो कोलिजन के बाद ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन है, ये थीटा मैक्स है। ठीक है, ये थीटा मैक्स की वैल्यू कितनी हुई? तो इस ट्रायंगल को देखिए बच्चों, इस ट्रायंगल को देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, तो साइन थीटा मैक्स आप जानते हो एक्चुअली। साइन थीटा मैक्स इज दिस लेंथ विच इज velocity of one in center of mass frame divided by this length which is VCM। ये क्या चीज है? V1 cm क्या चीज है? ये। और VCM क्या था? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी? ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, कोलिजन के पहले भी कोलिजन के बाद भी। V1 cm वेलोसिटी ऑफ वन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन इतनी है। सो V1 cm by VCM करेंगे तो आप देख सकते हैं कि m by कैपिटल M आ जाएगा। तो साइन थीटा मैक्स इज m by कैपिटल M, विच मीन्स दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल फॉर कैपिटल M मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 1 kg था और ये 2 kg का मास था, तो दिस इज 1/2 विच मीन्स थीटा मैक्स इज 30 डिग्री। इन दैट केस ये जो ट्रैवलिंग मास है ये मैक्सिमम 30 डिग्री के एंगल से डेविएट हो सकता है, उससे ज़्यादा एंगल से डेविएट नहीं हो सकता है। ये शायद मैंने वीडियो बनाने के हिसाब से काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले लिया, या क्वेश्चन उतना डिफ़िकल्ट नहीं, पर मैंने जो तरीका अपनाया वो बहुत कॉन्सेप्चुअल और उलझा हुआ सा था। पर आप वीडियो को बार बार देखिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे बच्चे। और हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में कोई क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बनते हैं, कोई क्वेश्चन जेईई एडवांस के एग्जाम में आप काफ़ी आसानी से कर ले जाए। तो थैंक यू, आई होप कि आप इसे समझ जाएंगे।